हेलो एवरीवन, आज की क्लास का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है आरसी डिफरेंशिएटर। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को वेव शेपिंग सर्किट का इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, साथ ही साथ वेव शेपिंग सर्किट को कैसे क्लासिफाई किया जाता है या उसके कितने टाइप्स होते हैं उसको भी मैंने बताया था। वहाँ पे आप लोगों को देखने के लिए मिला था कि जो वेव शेपिंग सर्किट होता है उसको दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। एक पार्ट को हम लोग लीनियर वेव शेपिंग सर्किट्स बोलते हैं और दूसरे को नॉन लीनियर वेव शेपिंग सर्किट्स बोलते हैं। मैंने बताया था कि जो लीनियर वेव शेपिंग सर्किट्स होता है उसका कंस्ट्रक्शन या डिज़ाइन लीनियर सर्किट एलिमेंट से किया जाता है। ठीक है, तो लीनियर सर्किट एलिमेंट कौन कौन सा होता है? तो रेसिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, ये तीन जो सर्किट एलिमेंट्स होते हैं ये लीनियर नेचर के होते हैं और इनको यूज करके अगर किसी सर्किट का डिज़ाइन किया जाएगा तो उसको हम लोग लीनियर वेव शेपिंग सर्किट बोलते हैं। फिर मैंने बताया था कि जो लीनियर वेव शेपिंग सर्किट्स होता है उसका तीन टाइप्स होता है। एक होता है आरसी सर्किट, दूसरा आरएल सर्किट और तीसरा हमने बताया था आरएलसी सर्किट। फिर हम लोगों ने नॉन लीनियर सर्किट को भी डिफाइन किया था। वहाँ पे मैंने बताया था कि नॉन लीनियर सर्किट्स वो होगा या नॉन लीनियर वेव शेपिंग सर्किट्स वो होगा जिसका कंस्ट्रक्शन या डिज़ाइन नॉन लीनियर सर्किट एलिमेंट से किया जाएगा। अब नॉन लीनियर सर्किट एलिमेंट कौन सा है? तो हमने बताया था कि डायोड और ट्रांजिस्टर, ये दो हमारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स हैं या सर्किट्स एलिमेंट हैं जो कि नॉन लीनियर नेचर के होते हैं। ठीक है, तो अगर इनको यूज करके यानी कि डायोड और ट्रांजिस्टर को यूज करके किसी वेव शेपिंग सर्किट का डिज़ाइन किया जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन लीनियर वेव शेपिंग सर्किट बोलेंगे। तो आज की क्लास का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है जिसका नाम है आरसी डिफरेंशिएटर, ये किस कैटेगरी में आता है? क्या ये लीनियर वेव शेपिंग सर्किट है या नॉन लीनियर वेव शेपिंग सर्किट्स है? तो इसका जवाब ये है कि ये लीनियर वेव शेपिंग सर्किट्स है, इसलिए क्योंकि इसका जो कंस्ट्रक्शन किया गया है, देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है आरसी यानी कि रसिस्टर और कैपेसिटर। अगर रसिस्टर और कैपेसिटर से किसी सर्किट का डिज़ाइन किया जा रहा है तो इसका मतलब है कि वो लीनियर वेव शेपिंग सर्किट है। ठीक है, तो ये हमारा लीनियर वेव शेपिंग सर्किट है। जो हम लोगों ने आरसी सर्किट पढ़ा था ना, मैंने बताया था आप लोगों को कि लीनियर वेव शेपिंग सर्किट तीन तरह का होता है, आरसी, आरएल और आरएलसी। तो ये आरसी है। आरसी में भी देखोगे बहुत सारा टाइप्स होता है। अगर बुक्स वगैरह पढ़ोगे या बुक्स आपके पास होगा तो वहाँ पे आरसी फिल्टर को डिस्कस किया गया है, आरसी ये डिफरेंशिएटर को भी डिस्कस किया गया है। तो हम लोगों को सिलेबस में लिख दिया गया है। ठीक है, बताया गया कि नहीं आपको आरसी डिफरेंशिएटर पढ़ना है। अगर आपको आरसी फिल्टर पढ़ना रहता, ठीक है, या सिंपली आरसी नेटवर्क बोल देता तो फिर हम लोग दोनों टाइप्स को डील करते हैं, आरसी फिल्टर को भी डील करते हैं और आरसी डिफरेंशिएटर को भी डील करते हैं। लेकिन सिलेबस के अनुसार ही चलेंगे, हम लोगों को जो ज़रूरत है वही हम लोग पढ़ेंगे। हम लोगों को सिलेबस के अनुसार आरसी डिफरेंशिएटर पढ़ना है। तो चलिए अभी हम लोग डिस्कस करेंगे आरसी डिफरेंशिएटर। तो देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है आरसी डिफरेंशिएटर। तो सबसे पहले तो ये हम लोग को पता चल गया कि ये लीनियर वेव शेपिंग सर्किट्स है। वेव शेपिंग सर्किट्स क्या होता है ऑलरेडी आप लोगों को पता है। तो इसका नाम आरसी डिफरेंशिएटर क्यों है? आरसी डिफरेंशिएटर आरसी इसलिए है क्योंकि ये रेसिस्टर और कैपेसिटर को यूज करके इसका कंस्ट्रक्शन किया गया है, मतलब इसका सर्किट कंस्ट्रक्शन। ठीक है, डिफरेंशिएटर क्यों इसका नाम है? क्योंकि जो भी इनपुट सिग्नल दिया जाता है उसको ये क्या कर देता है? डिफरेंशिएट कर देता है। डिफरेंशिएशन जो आप लोग मैथ में पढ़े हैं, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, ठीक है, कैलकुलस का पार्ट होता है। तो ये जो भी इनपुट दीजिएगा उसको ये क्या कर देगा? डिफरेंशिएट करेगा। जैसे वीइन सिग्नल दीजिएगा तो वीइन को टाइम के रेस्पेक्ट में क्या करेगा? डिफरेंशिएट करेगा। जब भी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का बात होता है तो किसी के रेफरेंस में बात होता है। ठीक है, कि किसके रेफरेंस में इसको डिफरेंशिएट करेगा? तो ऑब्वियसली हमारा टाइम के रेस्पेक्ट में जो भी इनपुट वोल्टेज या इनपुट सिग्नल दीजिएगा उसको डिफरेंशिएट करेगा। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट से शुरू करते हैं। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, इसको इजीली हम लोग पढ़ के निकलेंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा है ये ए सर्किट इन विच आउटपुट वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेरिवेटिव्स ऑफ इनपुट्स। फिर से हम रिपीट करते हैं, ए सर्किट इन विच आउटपुट वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेरिवेटिव्स ऑफ इनपुट। डेरिवेटिव्स बोलने का मतलब है डिफरेंशिएशन। ठीक है, ऑफ इनपुट्स इज नोन एज डिफरेंशिएटिंग सर्किट्स। मतलब बोला जा रहा है कि वो सर्किट जिसका आउटपुट सिग्नल जो है डेरिवेटिव्स ऑफ इनपुट है, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ इनपुट सिग्नल होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो डिफरेंशिएटिंग सर्किट्स बोलते हैं।
ठीक है। अब इसको, इस लैंग्वेज को हम लोग मैथमेटिकल टर्म में या फार्मूला के टर्म में या शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं दैट इज वी आउट इक्वल टू, इक्वल नहीं है सॉरी, वी आउट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी बाई डी टी वी इन। मतलब ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो इनपुट सिग्नल है, सॉरी आउटपुट सिग्नल है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेरिवेटिव्स ऑफ डी बाई डी टी। बोलने का क्या मतलब है? डेरिवेटिव्स ऑफ इनपुट। ठीक है, आप लोग को फिर हम पढ़ाने वाले हैं कि जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो इसके बदले कुछ कांस्टेंट आ जाएगा। आप लोगों को पहले से भी पता होगा कि जब भी कोई प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो इसके बदले एक कांस्टेंट आता है। तो आगे चल के हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि वी आउट जो होता है इसमें, ये इक्वल होगा आर सी डी वी इन डिवाइडेड बाई डी टी का, और ये हम अभी प्रूव भी कराने वाले हैं। आप चाहो तो इसके नीचे इसको भी लिख सकते हो। अगर यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का जो साइन हटेगा तो यहाँ पे आर सी आएगा। आर सी क्या है? तो आर सी इज़ द टाइम कांस्टेंट। ठीक है, आर सी को हम लोग टाउ बोलते हैं और टाउ इज़ द टाइम कांस्टेंट। ठीक है, टाइम कांस्टेंट है। तो याद रखना है कि आर सी हमारा क्या है? यहाँ पे टाइम कांस्टेंट है। अभी जस्ट हमने बोला कि प्रोपोर्शनलिटी का जब साइन हटता है तो इसके बदले कांस्टेंट आता है। ठीक है, तो कांस्टेंट जो है वो आर सी है और उसको हम लोग टाइम कांस्टेंट बोलते हैं, जिसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ज़रूरी है कि इसको लिख ही लीजिएगा आप लोग। ठीक है, इसके नीचे जस्ट इसको लिख लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आज के क्लास में हम इसको प्रूफ भी कराने वाले हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होता है। सिर्फ रसिस्टर को और कैपेसिटर को इस वे में जोड़ देने से, जैसे अभी ये सर्किट हम डील करने वाले हैं, तो यहाँ पे अब आगे हम यही बताने वाले हैं कि सिर्फ कैपेसिटर और रसिस्टर को इस तरीके से कनेक्ट कर देने से ये डिफरेंशिएटर सर्किट नहीं बनेगा। इसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। जब तक उस टर्म्स एंड कंडीशन को ये सर्किट फुलफिल नहीं करेगा तब तक ये जो सर्किट्स है ये डिफरेंशिएशन का काम नहीं करेगा। नहीं तो ये सिंपल फिल्टर भी हो सकता है या और भी कोई सर्किट की तरह काम कर सकता है, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को जब ये फॉलो करता है तभी ये डिफरेंशिएटर बनता है। ठीक है, चलिए तो आते हैं पॉइंट पे। जो नेक्स्ट पॉइंट हमने लिखा है वो है ए डिफरेंशिएटर सर्किट मे बी रियलाइज्ड बाय ए सिंपल आरसी सीरीज सर्किट्स। बोला जा रहा है कि ये जो डिफरेंशिएटर सर्किट्स है इसका रियलाइजेशन किया गया है, या कंस्ट्रक्शन भी बोला जा सकता था कि कंस्ट्रक्शन किया गया है सिंपल आरसी सीरीज सर्किट से। आरसी सीरीज सर्किट बोलने का मतलब है रसिस्टर और कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करके इस सर्किट का डिजाइन किया जाता है या रियलाइजेशन किया जाता है। द आउटपुट इज टेकन अक्रॉस द रसिस्टर आर। जो आउटपुट होता है वी आउट, वो रसिस्टर के अक्रॉस हम लोग लेते हैं। इसके पैरेलली देखो वी आउट लिया गया है। आया समझ में? तो कैपेसिटर और रसिस्टर को पैरेलल सीरीज में कनेक्ट किया गया है और आउटपुट हमारा रसिस्टर से लिया जाता है। तो यहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्शन हो जाता है डिफरेंशिएटर का। अब आगे जो अभी हम बताएं कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होता है उसको इसको फॉलो करना होता है, वही सारा पॉइंट्स लिखा हुआ है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट डैट मेयरली एन RC सीरीज सर्किट्स विल नॉट प्रोवाइड द वोल्टेज अक्रॉस R एज ए डेरिवेटिव्स ऑफ इनपुट्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो डैट। ठीक है, आप लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना। मेयरली मतलब सिर्फ, मेयरली का मतलब होता है सिर्फ। एन RC सीरीज सर्किट विल नॉट प्रोवाइड द वोल्टेज अक्रॉस R एज द डेरिवेटिव्स ऑफ इनपुट वोल्टेज। मतलब ऐसा नहीं है कि ये जो RC सीरीज सर्किट्स है ये रसिस्टर R के अक्रॉस डेरिवेटिव्स ऑफ आउटपुट सिग्नल प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, डेरिवेटिव्स ऑफ आउटपुट बोलने का मतलब ये है कि वी आउट इक्वल टू आर सी डी वी इन बाई डी टी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कनेक्ट कर देने से ये ऐसा आउटपुट वोल्टेज प्रोड्यूस कर देगा। तो फिर कैसे आउटपुट प्रोड्यूस करेगा भाई? जब इसको आरसी डिफरेंशिएटर बोल रहे हैं तो कुछ तो टर्म्स एंड कंडीशन होगा। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर सिंपली सीरीज में कनेक्ट कर देने से आउटपुट नहीं प्रोड्यूस कर रहा, मतलब इसके साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। तो अब वही चीज़ लिखा हुआ है। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू सेट द प्रॉपर सर्किट वैल्यू। ठीक है, प्रॉपर सर्किट वैल्यू मतलब रसिस्टर और कैपेसिटर का एक प्रॉपर वैल्यू लेना पड़ेगा, तभी ये क्या होगा? डिफरेंशिएटर की तरह काम करेगा। अदरवाइज फिर ये डिफरेंशिएटर की तरह नहीं काम करेगा। देखो क्या लिखा हुआ, द कंडीशन टू बी फुलफिल्ड आर। कौन सा कंडीशन है जो फुलफिल्ड होगा? तो इसका दो कंडीशन होता है और दोनों दम चलते फिरते आप लोगों को याद होना चाहिए कि क्या कंडीशन है। तो पहला कंडीशन ए में हमने लिखा है
द टाइम कांस्टेंट RC ऑफ द सर्किट शुड बी मच स्मॉलर देन टाइम पीरियड ऑफ द इनपुट सिग्नल। बोला जा रहा है कि जो टाइम कांस्टेंट RC होता है, जस्ट हमने बताया है कि RC इज द टाइम कांस्टेंट, तो यहाँ पे हमने बताया द टाइम कांस्टेंट RC ऑफ द सर्किट, मतलब इस सर्किट का जो टाइम कांस्टेंट होता है RC, मतलब रसिस्टर और कैपेसिटर का सिंपली जो मल्टीप्लिकेशन होता है। जैसे रसिस्टर होगा 5 ओम या 20 ओम, 100 ओम, किलो ओम, जो भी हो, उससे हम लोग को क्या लेना देना है। तो रसिस्टर का जो वैल्यू होता है, कैपेसिटर का वैल्यू मान लो 50 फराड है या जो भी है, उससे भी हम लोग को नहीं मतलब। तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो RC का वैल्यू मिलता है, वही हमारा टाइम कांस्टेंट होता है। यही चीज़ बोला जा रहा है, द टाइम कांस्टेंट RC ऑफ द सर्किट शुड बी मच स्मॉलर देन द टाइम पीरियड ऑफ द इनपुट सिग्नल। बोला जा रहा है कि जो RC है, जिसको हम लोग टाइम कांस्टेंट बोलते हैं, इसका वैल्यू जो है मच स्मॉलर देन टाइम पीरियड ऑफ इनपुट सिग्नल होना चाहिए। मच स्मॉलर देन मतलब बहुत बहुत कम होना चाहिए, किससे? तो टाइम पीरियड ऑफ इनपुट सिग्नल से। टाइम पीरियड ऑफ इनपुट सिग्नल का मतलब समझ में आया? नहीं ना, चलिए हम समझाते हैं। जैसे मान लो ये यहाँ से भीन इनपुट सिग्नल है, ये AC सिग्नल है, तो इसका कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगा, कुछ ना कुछ टाइम होगा। तो एक साइकिल का जो टाइम होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड बोलते हैं। फिर से हम रिपीट कर देते हैं, जो लोग नींद में हैं उठ जाइए, हम खुद ही नींद में पढ़ा रहे हैं, इसीलिए आपका फीलिंग हम समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन कितना भी हम लोग नींद में रहेंगे तो ठीक ही पढ़ाएंगे, क्योंकि गुरु को गुणी होना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो कितना भी नींद में रहे, चाहे कुछ भी रहे, तो ऐसा थोड़ी होता है कि गलत पढ़ा देंगे या कुछ भी। हाँ, लेकिन आपका अगर पलक झपकेगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पे देखिए, हमने क्या बोला कि ये टाइम पीरियड क्या होता है। तो जो इनपुट सिग्नल ये भीन है, मान लो ये AC सिग्नल है, तो इसका एक साइकिल का जो टाइम पीरियड होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो, इसी को हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं। एक साइकिल का जो टाइम है यही टाइम पीरियड है, तो ये T है। तो बोला जा रहा है कि जो T का जो RC का वैल्यू है ये मच स्मॉलर देन T होना चाहिए। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ये भी हमारा टाइम कांस्टेंट है, इसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। RC को क्या बोलते हैं? टाउ बोलते हैं। तो इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, टाउ हमारा टाइम कांस्टेंट है और टाइम कांस्टेंट RC का जो वैल्यू है मच स्मॉलर देन T होना चाहिए। मतलब इसका एक साइकिल का जो टाइम पीरियड है इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से क्या होना चाहिए? बहुत सॉरी, ये जो हाँ, ये ऐसा ही ठीक है। ये जो टाउ है ये RC है, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है उससे बहुत ज़्यादा वैल्यू होना चाहिए T का, या ऐसे बोल सकते हैं T से बहुत छोटा हो। तो वही बात हो गया, कान को ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो। तो यहाँ पे देखो यही चीज़ लिखा हुआ है, RC लेस देन T। इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, मतलब कोई RC डिफरेंशिएटर सर्किट्स है तो उसको डिफरेंशिएटर होने का पहला कंडीशन ये है। 2 कंडीशन है, दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही कंडीशन फुलफिल हो गया तो काम चल गया, नहीं, दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। तो पहला कंडीशन समझ में आया, RC लेस देन T होगा। RC समझ गए, टाइम कांस्टेंट होता है। T क्या होता है? तो टाइम पीरियड ऑफ इनपुट सिग्नल होता है। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसको और अभी एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, इसको और एक्सप्लेन करेंगे, कर ही देते हैं, उसके बाद सेकेंड पॉइंट आता है। देखो ये कैसे आता है, तो आप लोग ना फ्रीक्वेंसी का फार्मूला जानते हो। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है? F इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या? 1/T होता है, या आप लोगों ने पढ़ा होगा T इक्वल टू टाइम पीरियड इक्वल टू 1/F। ठीक है, तो ये जो सर्किट्स होता है इसका फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना होता है? तो इसका ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी का वैल्यू होता है 1/2π RC। दिस इज द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस सर्किट्स। तो 1/2π RC इज द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ RC सर्किट्स। ये F का वैल्यू हमने लिख लिया है, इक्वल हो गया 1/T। ठीक है, बुक में बस डायरेक्टली लिखा हुआ रहता है, ये टर्म्स एंड कंडीशन ऐसे डिराइव करके नहीं बताया हुआ रहता, वही चीज़ हम आप लोग को बता रहे हैं ताकि थोड़ा सा आप लोग प्रसन्न हो जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखने के लिए मिल रहा है? 1/2π RC इक्वल टू 1/T है, यानी कि ये इतना इक्वल टू इतना है। तो आप लोग इससे क्या समझ रहे हैं? यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है? 2π RC देखने के लिए मिल रहा है और इक्वल टू T मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो T है देखोगे, ये जो सॉरी RC जो है इसको हम लोग टाउ बोलते हैं। अब इसका जो मल्टीप्लिकेशन है, RC का जो मल्टीप्लिकेशन होता है ये क्या होना चाहिए?
आरसी का जो मल्टीप्लिकेशन या कह सकते हो आरसी का जो वैल्यू है ये लेस देन क्या होना चाहिए, टी होना चाहिए। यहाँ से ये इक्वेशन से समझ में आया। ये देखो ये ओवरऑल 2 पाई आर सी, समझोगे नहीं तो फिर नहीं समझ में आएगा। 2 पाई आर सी यानी कि ये 4 टर्म है, 2 है, पाई है, आर है और सी है, इन चारों का मल्टीप्लिकेशन टी के बराबर है। ठीक है, इन चारों का मल्टीप्लिकेशन टी के बराबर है। लेकिन अगर सिर्फ आर सी को कंपेयर किया जाए टी से तो क्या आर सी इक्वल टू टी लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2 पाई भी है, 2 भी तो बड़ा वैल्यू होता है, किसी चीज़ को 2 गुना कर देता है। सोचो मेरे पास 1 करोड़ रुपया हो और कोई 2 गुना कर दे, मज़ा आ जाए क्या? तो 2 गुना यार, 2 वर्ड बहुत खतरनाक होता है ना। चलिए, अच्छा ये सब हंसी मजाक का बात है, मेरे पास उतना पैसा नहीं है, ठीक है, किसी को बोलना नहीं है। तो 2 पाई आर सी इक्वल टू टी है, मतलब समझ ही गए होंगे कि ये चारों का मल्टीप्लिकेशन टी है। तो आर सी का वैल्यू यहाँ पे कितना है बोलो? तो आर सी का वैल्यू क्या है? लेस देन टी है। अब समझ में आया आर सी लेस देन टी क्यों होता है। अब इसको टाउ भी लिख सकते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अब चाहो तो इसके नीचे ये भी लिख सकते हो, ठीक है। ये हम समझने के लिए बताया, आपको एग्जाम में इतना भी लिखोगे मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो पहला कंडीशन समझ गए। दूसरे कंडीशन पे आते हैं। द वैल्यू ऑफ एक्सी, द वैल्यू ऑफ एक्सी, एक्सी क्या है? रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर होता है। एक्सी इज द रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर। अगर जिन लोगों को नहीं पता होगा तो लिख लेना। एक्सी क्या है? पता ही हो गया यार, इतना सारा सब्जेक्ट पढ़ चुके हो, तो ये सब कुछ नया थोड़ी है ना। तो एक्सी जो होता है रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर होता है, जिसका वैल्यू होता है डेट इज 1/2 पाई एफ सी, ठीक है। रिएक्टेंस का फॉर्मूला होता है ना 1/2 पाई ओमेगा, तो ओमेगा का वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा। सॉरी 1 एक्सी का वैल्यू होता है, सॉरी तो हम भी एक्चुअली गड़बड़ा रहे हैं आज। एक्सी का फॉर्मूला होता है 1/ω/c, ठीक है। और ओमेगा का वैल्यू पुट करोगे 2 पाई एफ सी, ठीक है। ओमेगा का वैल्यू होता है 2 पाई एफ, तो ये फार्मूला आ जाता है, ठीक है। तो एक्सी इक्वल टू होता है 1/ω/c और ओमेगा का वैल्यू होता है 2 पाई एफ, तो 2 पाई एफ पुट किए और सी को ला के रख दिए, तो ये हो गया। द वैल्यू ऑफ एक्सी शुड नॉट स्मॉलर देन 10 टाइम्स ऑफ आर। अब इसको समझिए, द वैल्यू ऑफ एक्सी शुड नॉट स्मॉलर देन 10 टाइम्स ऑफ आर। मतलब इसका क्या हुआ कि जो वैल्यू है एक्सी का, यहाँ पे जो कैपेसिटर का रिएक्टेंस है ये कम नहीं होना चाहिए, कितना से? सॉरी, द वैल्यू ऑफ एक्सी शुड नॉट स्मॉलर देन 10 टाइम्स ऑफ आर। मतलब एक्सी का जो वैल्यू है वो 10 टाइम्स ऑफ आर से कम नहीं होना चाहिए, मतलब आर से उतना कम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि एक्सी का वैल्यू 10 आर से ज़्यादा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, यही बात हुआ ना। अगर हम बोलें कि मेरे पास जो जैसे बैंक का एक नियम होता है कि अकाउंट में 10,000 से, किसी बैंक का मान लो नियम है कि 10,000 से नीचे आप बैलेंस नहीं रख सकते, मिनिमम 10,000 रहना चाहिए, नहीं तो फिर फाइन लगेगा। तो इसका मतलब क्या है? 10,000 से नीचे आप पैसा नहीं रख सकते हैं, मिनिमम अमाउंट आपका 10,000 होना चाहिए। या फिर एसबीआई का नियम है कि 500 रुपया मिनिमम होना चाहिए। तो भैया 500 तो मिनिमम रखिएगा, लेकिन 500 के ऊपर कितना भी रख सकते, या तो आप 500 रखिए या 500 के ऊपर रखिए, यही मतलब होता है ना। आपको बोला जा रहा है कि मिनिमम 500 होना चाहिए, यानी कि आपका अमाउंट 500 से कम नहीं होना चाहिए। एक्सी का वैल्यू मिनिमम 10 आर होना चाहिए, 10 आर से कम नहीं होना है, 10 टाइम्स ऑफ आर बोला जा रहा है। मतलब एक्सी का जो वैल्यू है 10 गुना ये आर का जो रेसिस्टेंस है, इसको हम लोग क्या करें 10 से मल्टीप्लाई कर दें, इससे मतलब 10 गुना ज़्यादा के बराबर होना चाहिए या 10 गुना से भी ज़्यादा होना चाहिए, यही बोला जा रहा है। एक्सी ग्रेटर देन इक्वल टू 10 आर होता है। इसको थोड़ा सा आराम से समझिएगा तब समझ में आएगा। द वैल्यू ऑफ एक्सी शुड नॉट स्मॉलर देन 10 टाइम्स ऑफ आर। शुड नॉट स्मॉलर देन 10 टाइम्स ऑफ आर का मतलब यही है कि या तो एक्सी का वैल्यू 10 टाइम्स ऑफ आर हो या फिर 10 टाइम्स ऑफ आर से ज़्यादा हो, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ गया होगा, ठीक है। इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन का जरूरत नहीं है, तो सीधा साधा वाला बात है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है। व्हेन द गिवन आरसी सर्किट फुलफिल्स द अबव कंडीशन, व्हेन द गिवन आरसी सर्किट, ये गिवन आरसी सर्किट है, ठीक है, फुलफिल्स द अबव कंडीशन, देन द वोल्टेज अपेयरिंग अक्रॉस आर विल बी डेरिवेटिव्स ऑफ इनपुट। देन द वोल्टेज अपेयरिंग अक्रॉस आर, द वोल्टेज अपेयरिंग अक्रॉस आर, ये वोल्टेज जो है अपेयरिंग अक्रॉस द आर है, ठीक है।
अक्रॉस द आर विल बी डेरिवेटिव्स ऑफ इनपुट। मतलब बोला जा रहा है, एक लाइन में समझो ना यार, अगर ये कोई आरसी गिवन सर्किट्स है, अगर इन दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तभी आर के अक्रॉस जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो डेरिवेटिव्स ऑफ इनपुट वोल्टेज होगा, तभी जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो डेरिवेटिव्स ऑफ इनपुट वोल्टेज होगा। तो एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, फटाफट यहाँ तक लिख लीजिए। अभी हमको ये फार्मूला प्रूफ करवाना है जो कि बहुत ही आसान है, उसके बाद वेवफॉर्म के बारे में बात करेंगे, तो फटाफट यहाँ तक लिख लीजिए आप लोग। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि इसका जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो डिफरेंशिएशन ऑफ इनपुट वोल्टेज क्यों होता है। तो उसके लिए एक छोटा सा हम लोगों को यहाँ पे डेरिवेशन करना है, जिसके अंत में, डेरिवेशन के अंत में हम लोगों को ये वैल्यू फाइंड आउट करना है। वी आउट इक्वल टू आर सी डी वी इन डिवाइडेड बाई डी टी। ये हम लोग को फाइनली आउटपुट वोल्टेज का वैल्यू मिलेगा और हम लोगों को यही चीज़ प्रूफ करना है कि कैसे ये जो आरसी सर्किट है कुछ कंडीशन को फॉलो करने के बाद ये हमारा डिफरेंशिएटेड सर्किट की तरह काम करता है। अच्छा, एक चीज़ हम यहाँ पे सर्किट मिटा दिए हैं, आप लोग को दोबारा से सर्किट बनाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम बना लेते हैं। सर्किट का ज़रूरत पड़ेगा, हमको बहुत सारा चीज़ एक्सप्लेन करना होगा, उसके लिए ये कैपेसिटर, ये रेसिस्टर, बिल्कुल वही सर्किट बनाए हैं जो अभी हमने मिटाया है। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो, अब एक एक, और यहाँ पे हमारा होगा इनपुट वोल्टेज वी इन। अब थोड़ा पढ़िए इस पॉइंट को कि हमने क्या लिखा है। इफ़ वी इन इज द इनपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज, इफ़ वी इन इज द इनपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज मतलब एसी वोल्टेज। तो बोला जा रहा है कि ये जो वी इन है अल्टरनेटिंग एसी वोल्टेज है, एक लाइन में बोला जाए तो एसी इनपुट वोल्टेज है। ठीक है, आई इज द रिजल्टिंग अल्टरनेटिंग करंट। अब एसी इनपुट वोल्टेज अप्लाई करोगे तो यहाँ पे एक करंट फ्लो होगा, ये भी किस नेचर का होगा, अल्टरनेटिंग नेचर का होगा, यानी कि एसी वोल्टेज के कारण किसी सर्किट में एसी करंट फ्लो होता है, ये तो आप लोग को ऐसे भी पता होगा। तो यही चीज़ लिखा हुआ है, इफ़ वी इन इज द इनपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज, आई इज द रिजल्टिंग अल्टरनेटिंग करंट। मतलब वी इन अगर अल्टरनेटिंग वोल्टेज है तो आई हमारा अल्टरनेटिंग करंट है। देन द इंस्टेंटेनियस चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज गिवन एज, देन द इंस्टेंटेनियस चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज गिवन एज। एक बात आप लोग को भी पता होगा पहले से कि जब किसी कैपेसिटर से करंट फ्लो होता है तो ये कैपेसिटर क्या होता है, चार्ज होता है। तो अब बोला जा रहा है कि जब अप्लाइड इनपुट वोल्टेज पे यहाँ से कोई करंट फ्लो होगा कैपेसिटर से, तो ये इसके क्रॉस ये चार्ज होगा। तो चार्ज का वैल्यू क्या होगा, तो चार्ज का वैल्यू जो होता है, क्यू हमारा चार्ज होता है, इसका वैल्यू होता है सी भी सी। ये फार्मूला आप लोग को पहले से भी पता होगा, Q इक्वल टू सी भी सी। सी क्या है, तो कैपेसिटेंस हो गया, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो होता है सी से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल भी सी क्या है, तो स्मॉल भी सी कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है इसको स्मॉल भी सी बोलते हैं। ठीक है, वोल्टेज इसको हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर हम लिख देते हैं, नहीं तो आप लोग भूल जाइएगा। वेयर सी को छोड़ देते हैं, वो लिख लीजिएगा। भी सी क्या है, तो ये होगा द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर सी। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, जब भी वोल्टेज और करंट इससे पास होगा तो कैपेसिटर के अक्रॉस भी तो एक वोल्टेज होगा, उसको इंस्टेंटेनियस वोल्टेज होता है। अब देखो, अब ये जो कैपेसिटर का करंट होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे या कह सकते हो ये करंट का वैल्यू इसमें क्या होगा। ठीक है, सिंपली आई का वैल्यू क्या होगा, द वैल्यू ऑफ करंट, द वैल्यू ऑफ करंट। तो वैल्यू ऑफ करंट जो है आप लोग को पहले से भी पता होगा, ये होता है डी क्यू बाई डी टी। स्मॉल क्यू लिखते हैं, डी क्यू बाई डी टी। अभी जस्ट हम लोगों ने क्यू का वैल्यू निकाला, क्योंकि देखो जो सर्किट का करंट है वही करंट इस कैपेसिटर से भी फ्लो होगा। ठीक है, तो दोनों का करंट वैल्यू सेम है, सर्किट करंट और कैपेसिटर करंट सेम है, सीरीज सर्किट है तो सेम करंट ऐसे फ्लो होता है इसमें। तो यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है आई है और इसका वैल्यू होता है डी क्यू बाई डी टी। क्यू का वैल्यू अभी जस्ट हम लोगों ने निकाला है यहाँ से, तो डी बाई डी टी ये तो पुट किए, और क्यू का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे सी भी सी। सी जो होता है कांस्टेंट होता है, तो इसको बाहर लेके आ जाएंगे, तो ये सी हो जाएगा और ये हो जाएगा डी बाई डी टी, और यहाँ पे भी सी हो जाएगा। ठीक है, भी सी क्या हो गया, तो अभी जस्ट हमने बताया कि भी सी इज द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर हो गया। तो ये हमारा क्या आ गया, एक फार्मूला आ गया, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा कि जो हमारा आई का जो वैल्यू है वो आ गया सी इंटू डी बाई डी टी भी सी। अब एक चीज़ आप लोग को यहाँ पे समझना है,
ठीक है। ये जो VC होता है क्या ये Vin के बराबर होगा? ठीक है, तो ऐसे नहीं बराबर हो सकता है। लेकिन जो हम लोग पहला कंडीशन दूसरा कंडीशन पढ़े, दूसरा नहीं, हाँ दूसरा कंडीशन, दूसरा जो कंडीशन पढ़े थे जिसमें हमने आप लोगों को बताया था कि XC जो होता है ये ग्रेटर देन 10 टाइम्स ऑफ R होता है, 10 R से ज़्यादा होता है। यानी कि इसका मतलब ये हो गया, अगर सिंपली इसका XC को इसके R से कंपेयर किया जाए तो सोचो कि इसका जो XC है 10 गुना R से ज़्यादा है, 10 गुना R से ज़्यादा है। यानी कि R का वैल्यू XC से क्या है, बहुत ही कम है। यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं ना कि XC जो है ये ग्रेटर देन R है, यानी कि R का वैल्यू क्या है, वेरी स्मॉल है, वेरी स्मॉल है। और बहुत स्मॉल वैल्यू को क्या कर सकते हैं हम लोग, नेगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब ये वाला कंडीशन अप्लाई करोगे कि यहाँ का रेसिस्टेंस का वैल्यू जो है बहुत कम है, इसको नेगलेक्ट करोगे, तो आप उस कंडीशन में लिख सकते हो कि VC जो है Vin के बराबर होगा। फिर से सुनोगे, इसलिए क्योंकि ध्यान से सुनोगे, फिर से नहीं ध्यान से सुनोगे, इसलिए क्योंकि ये कैपेसिटर और रेसिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है, और सीरीज में जो भी कंपोनेंट कनेक्टेड होते हैं वो कुछ ना कुछ वोल्टेज को क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं। ठीक है, वोल्टेज को ड्रॉप करते हैं। जैसे टोटल Vin वोल्टेज दिया गया तो ये भी कुछ वोल्टेज ड्रॉप करेगा, ये भी वोल्टेज कुछ ड्रॉप करेगा। जैसे मान लो 10 रोटी दिया गया, आप 2 भाई हैं, माइंड नहीं करिएगा, या कोई 2 भाई है, ठीक है, आप नहीं, मान लो कोई 2 भाई है, ठीक है, 10 रोटी दिया गया कि भैया खा लो। अब ये जो बड़का भाई है पता चला 9.5 गो रोटी खा गया अब कहोगे 9.5 गो रोटी क्या हो, 9 रोटी और आधा रोटी, ठीक है। तो इसको अगर आधा रोटी दिया या आधा से भी कम दिया तो कहेंगे कि सब तो यही खा गया। वैसा ही यहाँ पे भी है, ठीक है। इसका जो वोल्टेज ड्रॉप, जैसे ये इनपुट वोल्टेज का भी यही कहानी होता है, जितना वोल्टेज दिया गया सारा वोल्टेज ये, क्योंकि इसका रेसिस्टेंस वैल्यू बहुत कम है, रेसिस्टेंस वैल्यू बहुत कम है, यानी कि इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप बहुत कम होगा। इसके क्रॉस वोल्टेज का वैल्यू अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे, VR इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, I इंटू R लिखेंगे। अब चूंकि R का ही वैल्यू बहुत कम है, बहुत ही कम है, तो ऑब्वियसली VR का भी वैल्यू क्या होगा, बहुत कम होगा। ठीक है, समझ गया ना। तो मैक्स जो VC है वो Vin के बराबर हो जाएगा। VC क्या होगा, Vin के बराबर होगा। हम लोग लिखेंगे इन दिस सर्किट XC ग्रेटर देन 10 टाइम्स ऑफ R होता है, सो VC इक्वल टू हम लोग लिख लेंगे Vin। इस बात को समझना होगा आप लोगों को, अभी जस्ट समझाए हैं, अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है, रिप्ले करके। अब देखो, तो VC इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, Vin। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, I इक्वल टू क्या हम लोग लिख सकते हैं, क्या C d/dt, और VC के बदले क्या लिख लें, Vin लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे छोड़ देंगे। अब हम लोगों को निकालना क्या है, V आउट का वैल्यू निकालना है, आउटपुट वोल्टेज का वैल्यू निकालना। यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज का कोई वैल्यू बता सकते हो, यहाँ पे अगर यही चूँकि सीरीज में कनेक्टेड है तो यही I करंट फ्लो होगा यहाँ से। I का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, R का वैल्यू यहाँ पे गिवन है, इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है अभी जस्ट निकाले हैं, और रेसिस्टेंस का वैल्यू पता है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द RC सर्किट, ठीक है, क्या होगा। तो इसका जो आउटपुट वोल्टेज है इसको हम लोग V आउट लिखेंगे, और इसको हम लोग लिख सकते हैं I इंटू R, और I का वैल्यू अभी जस्ट हम लोगों ने फाइंड किया है, I का वैल्यू फाइंड आउट किया है C dVin डिवाइडेड बाई dt इंटू R। चूँकि R भी कांस्टेंट है तो C के साथ लिखेंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं RC dVin डिवाइडेड बाई dt। ये कितना इक्वल टू आ गया, V आउट। यही तो हम शुरू में बोले कि यही हम लोगों को क्या करना है, प्रूफ करना है। देखो V आउट इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, RC dVin बाई dt। इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट था, पहला पॉइंट जो हमने पढ़ाया था वहाँ पे भी ये चीज़ बताया था। तो इस तरीके से आपको क्या देखने के लिए मिला, इस इक्वेशन में क्या हमारा ये जो V आउट आया है ये डिफ्रेंसिएशन ऑफ इनपुट वोल्टेज है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ इनपुट वोल्टेज के बराबर है। ये तो कांस्टेंट है, अगर इस कांस्टेंट को हटा दोगे, इस कांस्टेंट को हटाओगे तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन आएगा। RC को हटाओगे, RC हमारा टाइम कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग dVin बाई dt भी लिख सकते हैं। बोलो, लिख सकते हैं ना। यहाँ पे लिख लेंगे वेयर RC इज़ द टाइम कांस्टेंट, RC इज़ द टाइम कांस्टेंट,
and it is represented by tau। ठीक है, तो फटाफट यहाँ तक लिख लीजिए, यही छोटा सा डेरिवेशन है। अब इसका एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एप्लीकेशन और फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स का बात करेंगे, तो यहाँ तक लिख लीजिए आप लोग। तो नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे वो इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बहुत बारी आप लोगों के सेमेस्टर एग्जाम्स में जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है आरसी डिफरेंशिएटर सर्किट को एक्सप्लेन करने के लिए, तो साथ ही साथ उसमें लिखा हुआ रहता है एक्सप्लेन द एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशन। तो आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज एप्लीकेशन भी लिखना होता है। एडवांटेजेज मतलब खासियत। फर्स्ट पॉइंट हमने खासियत में लिखा है, इसका जो अच्छाई है, क्या क्या अच्छाई है। सिंपल कंस्ट्रक्शन, अब इसमें क्या बोलने वाला ज़रूरत है, एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर से तो इसका कंस्ट्रक्शन किया गया है, इससे सिंपल कंस्ट्रक्शन क्या हो सकता है। किसी और एम्पलीफायर सर्किट या कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होता है उससे कंपेयर कर लो तो पता चला कि कितना ये सिंपल है। ठीक है, लो कॉस्ट। अब एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर का दाम ही कितना होता है, 1 रुपया 2 रुपये का रजिस्टर आ जाता है, कैपेसिटर भी 1-2 रुपये का आता है, तो 2-3 रुपया में आपका काम चल जाएगा। इतना महंगाई के ज़माना में सोचो कि 1-2 रुपया का ये सर्किट बन जाता है, ये डिवाइस बन जाता है। इजी टू डिज़ाइन, इस पर भी बहुत बहस करने का ज़रूरत नहीं है। डिज़ाइन करने में कोई माथापच्ची नहीं करना है, एक रजिस्टर लाए, कैपेसिटर लाए, कनेक्ट कर दिया, हो गया डिज़ाइन। स्मॉल साइज छोड़ दो। लीनियरिटी जो होता है किसी सर्किट का बड़ा अच्छा प्रॉपर्टी है। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि कोई लीनियर सर्किट होता है, जैसे मान लो उसमें कोई लीनियर सर्किट है तो उसमें वोल्टेज और करंट जो होता है वो लीनियर होता है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। तो लीनियरिटी इसलिए खास अच्छा बात है कि मान लो जैसे ये वोल्टेज हम लोग एक्स एक्सिस पे इंक्रीज कर रहे हैं, यहाँ पे 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट पे 1 एम्पियर का मान लो कम करंट मिल रहा है, वैसे ही 2 वोल्ट पे 2 एम्पियर का करंट मिल रहा होगा। तो आपसे अगर पूछा जाए कि 3 वोल्ट पे कितना एम्पियर का करंट मिलेगा, तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि सर 3 एम्पियर का होगा बिना मेजर किए। आपसे पूछा जाए कि 4 वोल्ट पे कितना करंट मिलेगा, तो आप इजीली बता सकते हो 4 एम्पियर होगा। ठीक है, बता सकते हो कि 4 एम्पियर होगा, प्रेडिक्ट किया आपने। अगला जो भी वोल्टेज है, 1-2 वैल्यू बता दिया गया और अगला वैल्यू पूछा गया कि भैया ये लीनियर नेचर का है, तो इस वोल्टेज वैल्यू पे करंट का वैल्यू क्या होगा, तो ऑब्वियसली कोई भी बता सकता है। मतलब आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। तो ये लीनियर सर्किट का क्वालिटी है। लेकिन जो नॉन लीनियर सर्किट्स होता है, मान लो जैसे ये कोई, जैसे आप लोगों ने डायोड, पीएन जंक्शन डायोड पढ़ा होगा, तो उसका VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा होता है। इस तरह का जो नेचर होता है सिग्नल्स का, जो नॉन लीनियर सर्किट्स होता है, उसमें वोल्टेज और करंट का रिलेशन इस प्रकार से होता है कि उसमें वोल्टेज के रेस्पेक्ट में करंट के वैल्यू को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। आया बात समझ? तो लीनियरिटी जो है खासियत है। आरसी डिफरेंशिएटेड चूँकि लीनियर सर्किट का ही टाइप है, तो ऑब्वियसली इसमें लीनियरिटी वाला प्रॉपर्टी होगा। अब डिसएडवांटेज की बात करते हैं। ऑपरेशन इज हाईली डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट सिग्नल। अभी जस्ट कुछ देर पहले आप लोग को पढ़ाया है कि आरसी का जो वैल्यू है <t होना चाहिए। तो यहाँ ये जो वैल्यू था ये कैसे निकाले थे, 1/f = t पे निकाले थे, या f = निकाले थे 1/t पे। तो आपका जो ये ऑपरेशन होता है इसका आरसी डिफरेंशिएटर का, वो हाईली डिपेंडेंट होता है फ्रीक्वेंसी पे, और वो भी किस पे, तो इनपुट फ्रीक्वेंसी पे। यहाँ पे हमने टाइम को बताया था कि ये जो इनपुट सिग्नल होता है उसका टाइम पीरियड होता है। गेन इज लेस देन 1, इसका जो गेन होता है डिफरेंशिएटर सर्किट का वो 1 से कम होता है। डैट इज सिग्नल गेट्स एटुनुएटेड। किसी भी सर्किट का अगर गेन 1 से कम होगा तो वो सिग्नल को एटुनुएट करेगा। एटुनुएट करने का मतलब क्या है कि इनपुट सिग्नल का वैल्यू ज़्यादा होगा आउटपुट सिग्नल से। जैसे एम्पलीफायर का उल्टा एटुनुएटर होता है। एक सर्किट होता है जिसको एटुनुएटर बोलते हैं। तो एटुनुएटर का जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो लेस देन इनपुट वोल्टेज होता है। ठीक है, जैसे इनपुट वोल्टेज ज़्यादा होगा आउटपुट वोल्टेज कम होगा। लेकिन कोई एम्पलीफायर सर्किट होता है तो उसका आउटपुट जो होता है वो ज़्यादा होता है। पढ़े हो गए आप लोग क्या? तो ये इसका गेन 1 से कम होता है। एम्पलीफायर का आप लोगों ने पढ़ा है कि गेन हमेशा 1 से ज़्यादा होता है, और एटुनुएटर का गेन 1 से कम होता है। तो ये एटुनुएशन का काम करता है। इनपुट का वैल्यू ज़्यादा रहेगा, आउटपुट का वैल्यू कम रहेगा। फॉर प्रॉपर ऑपरेशन द टाइम कॉन्स्टेंट हैज़ टू बी स्मॉल। फॉर प्रॉपर ऑपरेशन टाइम कॉन्स्टेंट हैज़ टू बी स्मॉल। प्रॉपर ऑपरेशन के लिए आरसी का जो वैल्यू होता है, जिसको हम लोग टाइम कांस्टेंट बोलते हैं, ये बहुत ही स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, अब इसको स्मॉल रखने के लिए रेसिस्टर और कैपेसिटर बहुत लो वैल्यू का आपको लेके उस सर्किट्स में कनेक्ट करना होगा, जो कि मतलब एक डिसएडवांटेज है।
बहुत स्मॉल वैल्यू का आपको रेसिस्टर और कैपेसिटर यूज करना होता है। डिस्टॉर्शन इज इंट्रोड्यूस इन द आउटपुट सिग्नल। जब इसका आउटपुट वेवफॉर्म को CRO पे ऑब्टेन किया जाता है, CRO एक डिवाइस होता है जिस पे वेवफॉर्म को हम लोग ऑब्टेन करते हैं, तो देखा जाता है कि इसमें डिस्टॉर्शन बहुत ज़्यादा होता है, खराबी, सिग्नल एक प्रॉपर वे में नहीं होता, उसमें डिस्टॉर्शन रहता है। ठीक है, अब हम लोग एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। इसका एप्लीकेशन बहुत सारे जगहों पे देखने के लिए मिलता है। टू जनरेट ए स्क्वायर वेव फ्रॉम, यहाँ पे 2 बार फ्रॉम लिख दिए है ना, फ्रॉम ट्रायंगुलर सिग्नल। ये जो सिग्नल प्रोड्यूस करता है ये स्क्वायर वेव सिग्नल प्रोड्यूस करता है ट्रायंगुलर, मतलब इनपुट सिग्नल अगर ट्रायंगुलर सिग्नल दोगे, ये ट्रायंगुलर सिग्नल का वेव फॉर्म है, तो इसका आउटपुट क्या आता है, स्क्वायर आता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स भी इसका पढ़ना होता है, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हेडिंग दे लेना, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, और फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में भी ये टॉपिक पढ़ना होता है। टू जनरेट्स द इम्पल्स सिग्नल फ्रॉम द स्क्वायर सिग्नल। अब देखो ये इम्पल्स सिग्नल प्रोड्यूस किया है, स्क्वायर सिग्नल इनपुट दोगे, ये इनपुट सिग्नल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इम्पल्स सिग्नल इसका आउटपुट होगा, ये इनपुट है, ये आउटपुट है। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सिग्नल को कन्वर्ट किया। और हम लोग टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम क्या है, वेव शेपिंग सर्किट्स। और वेव शेपिंग सर्किट का इंट्रोडक्शन क्या बताया कि वन फॉर्म ऑफ इनपुट सिग्नल से अनदर फॉर्म ऑफ आउटपुट सिग्नल प्रोड्यूस करने वाले सर्किट को हम लोग क्या बोलते हैं, वेव शेपिंग सर्किट बोलते हैं। जब आप ट्रायंगुलर इनपुट सिग्नल दे रहे हैं तो स्क्वायर आउटपुट सिग्नल मिल रहा है, और ऐसा खासियत किसका होता है, वेव शेपिंग सर्किट का। तो RC डिफ्रेंशिएटर हमारा क्या है, एक तरह का वेव शेपिंग सर्किट्स है। तो देखो ये इसने शेप को क्या किया, चेंज किया। ये जो वेव था, ट्रायंगुलर वेव था, इसके शेप को चेंज करके स्क्वायर वेव में कन्वर्ट कर दिया। तो क्या RC डिफ्रेंशिएटर सर्किट हमारा वेव शेपिंग सर्किट्स है, बिल्कुल है। वैसे ही ये स्क्वायर वेव सिग्नल्स है, तो इसको इम्पल्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, यूज एज ए पैसिव हाई पास फिल्टर। शुरू में भी एक जगह हम बताया कि ये एक तरह का हाई पास फिल्टर की तरह काम करता है। ये हाई पास फिल्टर भी इसी की तरह हो, इसी की तरह क्या मतलब, ये हाई पास फिल्टर ही है, बस इतना समझ लो। हाई पास फिल्टर क्या होता है, हाई सिग्नल को पास करता है, लो सिग्नल को रोकता है। यूज इन एक्टिव फिल्टर, ये जो ये हाई पास फिल्टर है, लेकिन ये एक्टिव फिल्टर में भी यूज होता है। एक्टिव फिल्टर क्या होता है, जो एक्टिव कंपोनेंट से डिजाइन किया जाए। फिल्टर 2 तरह का होता है, जो लोग 3rd सेमेस्टर में हमसे फिल्टर पढ़े होंगे उन लोगों को हम बता चुके हैं। ठीक है, पैसिव फिल्टर होता है, एक्टिव फिल्टर होता है। पैसिव फिल्टर पैसिव कंपोनेंट से डिजाइन किया जाता है। रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ये 3 हमारे पैसिव कंपोनेंट्स हैं, और इनसे अगर किसी फिल्टर का डिजाइन किया जाता है तो इसको पैसिव फिल्टर बोला जाता है। एक्टिव फिल्टर क्या होता है, जो एक्टिव कंपोनेंट से डिजाइन किया जाता है, जैसे ट्रांजिस्टर और ऑपरेशनल एम्पलीफायर से। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर से जो फिल्टर का डिजाइन किया जाता है उसको एक्टिव फिल्टर बोलते हैं। उसमें इस नेटवर्क को देखने के लिए मिलता है। आप लोग को ऑपरेशनल एम्पलीफायर नहीं पढ़ना है, ठीक है, नहीं तो पक्का से हम लोग वहाँ पे भी डिफरेंशिएटर, इंटीग्रेटर पढ़ाते हैं, और वहाँ पे भी फिल्टर वगैरह पढ़ाते हैं, जहाँ पे यही RC मतलब ऑपरेशनल एम्पलीफायर के साथ एडिशनल में ये ऐड कनेक्टेड रहता है। एक कैपेसिटर और एक रजिस्टर कनेक्टेड रहता है। ठीक है, इन फ्यूचर कभी आपको पढ़ने का मौका मिलेगा तो ज़रूर देखिएगा। इन एनालॉग कन्वर्टर, एनालॉग कन्वर्टर में यूज होता है। एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए इसको यूज किया जाता है। इन द क्लॉक सर्किट ऑफ डिजिटल सर्किटरी, आप लोगों को डिजिटल सर्किटरी नहीं पढ़ना है, नहीं तो फ्लिप फ्लॉप वगैरह जो होता है, डिजिटल सर्किट के ये सारे टॉपिक्स होते हैं, इनका क्लॉक सिग्नल जनरेट करने का काम ये करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने एप्लीकेशन कर लिया। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स हेडिंग दे के ये सब बना लेना कि किस तरह का इनपुट सिग्नल देंगे तो किस तरह का आउटपुट सिग्नल देगा। इसमें 2 तरह का जो मेन 2 तरह का सिग्नल्स होता है, इसको बना दिए। ये बहुत बार JEE लेवल के एग्जाम्स में पूछा भी जाता है कि RC डिफरेंशिएटर सर्किट्स को अगर ट्रायंगुलर इनपुट सिग्नल दिया जाएगा तो कौन सा आउटपुट सिग्नल होगा। तो याद कर लेना, ट्रायंगुलर के लिए स्क्वायर, और स्क्वायर इनपुट सिग्नल दोगे तो इम्पल्स आउटपुट सिग्नल प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो चलो इस तरीके से हम लोगों का RC डिफरेंशिएटर जो है कंप्लीट हो चुका है। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत ही आसान टॉपिक है। ठीक है, पहला बार तो थोड़ा सा लगेगा, लेकिन दूसरी बारी जब देखिएगा, इसका नोट्स वगैरह तैयार कर लीजिएगा तो बहुत आसान टॉपिक बन जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेटर के साथ मिलते हैं। थैंक यू।